वर्षों से इस काम से जुड़ा है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि उनके परिवार ने अब इस फील्ड में आधुनिकता का भी समावेश किया है। अब उनके बच्चे हैंडलूम टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े ब्रांड्स में काम कर रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ एक परिवार का नहीं है, ये आसपास के अनेक परिवारों को आगे बढ़ा रहा है। साथियों, टेक्सटाइल भारत का सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक विविधता की मिसाल है। आज टेक्सटाइल और अपैरल मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस विकास की सबसे सुंदर बात यह है कि गांवों की महिलाएं, शहरों के डिजाइनर, बुजुर्ग बुनकर और स्टार्टअप शुरू करने वाले हमारे युवा सब मिलकर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। आज भारत में 3000 से ज्यादा टेक्सटाइल स्टार्टअप सक्रिय हैं। कई स्टार्टअप्स ने भारत की हैंडलूम पहचान को ग्लोबल हाइट दी है। साथियों, 2047 के विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है और आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा आधार है वोकल फॉर लोकल। जो चीजें भारत में बनी हो, जिसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा हो, वही खरीदे और वही बेचे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की विविधता की सबसे खूबसूरत झलक हमारे लोकगीतों और परंपराओं में मिलती है और इसी का हिस्सा होता है हमारे भजन और हमारे कीर्तन। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कीर्तन के जरिए फॉरेस्ट फायर के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए? शायद आपको विश्वास न हो, लेकिन उड़ीसा के क्योंझर जिले में एक अद्भुत कार्य हो रहा है। यहाँ राधा कृष्ण संकीर्तन मंडली नाम की एक टोली है। भक्ति के साथ साथ ये टोली आज पर्यावरण संरक्षण का भी मंत्र जप रही है। इस पहल की प्रेरणा है प्रमिला प्रधान जी। जंगल और पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्होंने पारंपरिक गीतों में नए बोल जोड़े, नए संदेश जोड़े। उनकी टोली गांव-गांव गई, गीतों के माध्यम से लोगों को समझाया कि जंगल में लगने वाली आग से कितना नुकसान होता है। ये उदाहरण हमें याद दिलाता है कि हमारी लोक परंपराएं कोई बीते युग की चीज नहीं है, इनमें आज भी समाज को दिशा देने की शक्ति है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की संस्कृति का बहुत बड़ा आधार हमारे त्योहार और परंपराएं हैं। लेकिन हमारी संस्कृति की जीवंतता का एक और पक्ष है। ये पक्ष है अपने वर्तमान और अपने इतिहास को डॉक्यूमेंट करते रहना। हमारी असली ताकत वो ज्ञान है जिसे सदियों से पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में सहेजा गया है। इन पांडुलिपियों में विज्ञान है, चिकित्सा की पद्धतियां हैं, संगीत है, दर्शन है और सबसे बड़ी बात वो सोच है जो मानवता के भविष्य को उज्जवल बना सकती है। साथियों, ऐसे असाधारण ज्ञान को, इस विरासत को सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे देश में हर कालखंड में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इसे अपनी साधना बना लिया। ऐसे ही एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व है मणि मारन जी, जो तमिलनाडु के तंजावुर से हैं। उन्हें लगा कि अगर आज की पीढ़ी तमिल पांडुलिपियां पढ़ना नहीं सीखेगी तो आने वाले समय में ये अनमोल धरोहर खो जाएगी। इसलिए उन्होंने शाम को कक्षाएं शुरू की, जहां छात्र, नौकरी पेशा युवा, रिसर्चर सब यहां आकर के सीखने लगे। मणि मारन जी ने लोगों को सिखाया कि तमिल सुवड़ियल यानी पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने
और समझने की विधि क्या होती है। आज अनेकों प्रयासों से कई छात्र इस विधा में पारंगत हो चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने तो इन पांडुलिपियों के आधार पर ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम पर रिसर्च भी शुरू कर दी। साथियों, सोचिए, अगर ऐसा प्रयास देश भर में हो तो हमारा पुरातन ज्ञान केवल दीवारों में बंद नहीं रहेगा, वो नई पीढ़ी की चेतना का हिस्सा बन जाएगा। इसी सोच से प्रेरित होकर भारत सरकार ने इस वर्ष के बजट में एक ऐतिहासिक पहल की घोषणा की है, ज्ञान भारतम मिशन। इस मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज किया जाएगा, फिर एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी, जहां दुनिया भर के विद्यार्थी, शोधकर्ता भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगे। मेरा भी आप सबसे आग्रह है, अगर आप किसी ऐसे प्रयास से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो माईगॉव या संस्कृति मंत्रालय से जरूर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि यह केवल पांडुलिपियां नहीं है, यह भारत की आत्मा के वो अध्याय हैं जिन्हें हमें आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाना है। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके आसपास कितनी तरह के पक्षी हैं, चिड़ियां हैं, तो आप क्या कहेंगे? शायद यही कि मुझे तो रोज 5-6 पक्षी दिख ही जाते हैं या चिड़िया दिख ही जाती है। कुछ जानी पहचानी होती है, कोई अनजानी, लेकिन ये जानना बहुत दिलचस्प होता है कि हमारे आसपास पक्षियों की कौन कौन सी प्रजातियां रहती हैं। हाल ही में एक ऐसा ही शानदार प्रयास हुआ है। जगह है असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। वैसे तो ये इलाका अपने राइनोज, गैंडों के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार चर्चा का विषय बना है यहाँ के घास के मैदान और उनमें रहने वाली चिड़िया। यहाँ पहली बार ग्रासलैंड बर्ड सेंसस हुआ है। आप जानकर खुश होंगे, इस सेंसस की वजह से पक्षियों की 40 से ज्यादा प्रजातियों की पहचान हुई है। इनमें कई दुर्लभ पक्षी शामिल हैं। आप सोच रहे होंगे, इतने पक्षी कैसे पहचान में आए? इसमें टेक्नोलॉजी ने कमाल किया। सेंसस करने वाली टीम ने आवाज रिकॉर्ड करने वाले यंत्र लगाए, फिर कंप्यूटर से उन आवाजों का विश्लेषण किया, एआई का उपयोग किया। सिर्फ आवाजों से ही पक्षियों की पहचान हो गई, वो भी बिना उन्हें डिस्टर्ब किए। सोचिए, टेक्नोलॉजी और संवेदनशीलता जब एक साथ आते हैं तो प्रकृति को समझना कितना आसान और गहरा हो जाता है। हमें ऐसे प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम अपनी जैव विविधता को पहचान सकें और अगली पीढ़ी को भी इसे जोड़ सकें। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी सबसे बड़ा उजाला वहीं से फूटता है जहां अंधेरे ने सबसे ज्यादा डेरा जमाया हो। ऐसा ही एक उदाहरण है झारखंड के गुमला जिले का। एक समय था जब ये इलाका माओवादी हिंसा के लिए जाना जाता था। बासिया ब्लॉक के गांव वीरान हो रहे थे, लोग डर के साए में जीते थे, रोजगार की कोई संभावना नजर नहीं आती थी, जमीनें खाली पड़ी थी और नौजवान पलायन कर रहे थे। लेकिन फिर बदलाव की एक बहुत ही